गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पिछली क्लास में जो चैप्टर चल रहा था सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, इसके सभी जो भी इसके फार्मूलेज वगैरह हैं, जो इसकी परिभाषाएं वगैरह हैं, और साथ ही साथ जो इसकी पूरी एक्सरसाइज हैं आपकी किताब से संबंधित, उस सभी को अच्छे ढंग से बता दिया गया था। अब आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। नए चैप्टर की शुरुआत करने के साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जा चुका है वो उसके सभी सवाल आपकी नोटबुक में सॉल्व हो जाने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब आपको उनकी आवश्यकता हो तो आप उनको देख सकें। और अगर किसी भी सवाल में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, तो आपको सॉल्व करवाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आज जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके लिए बच्चों देखिए, सबसे पहले ये हम जान लें कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति का जो मतलब है, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, उसको आपको समझना है कि त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण एवं मिति दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कौन कौन से दो शब्द से? त्रिकोण एवं मिति दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों। त्रिकोण का तात्पर्य है तीन कोणों वाली आकृति। त्रिकोण का तात्पर्य है तीन कोणों वाली आकृति, अर्थात त्रिभुज। तीन कोणों वाली कौन सी आकृति होती है बच्चों? जिसमें तीन कोण बने हों उसको त्रिभुज बोलते हैं। एवं मिति, मिति का तात्पर्य है माप। मिति का तात्पर्य है माप। ठीक है बच्चों। तो ये त्रिकोणमिति का मतलब हुआ। अब त्रिकोणमिति की परिभाषा इससे क्या बनी? इससे बनी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसका विषय त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप से संबंधित है। ये बच्चों परिभाषाएं जो हैं, ये जो बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं, ये आपकी एग्ज़ाम में तो नहीं आनी है, लेकिन जब आप इनको समझेंगे तो आपको इसका एक मतलब समझ में आएगा कि ये होता क्या है। और जब कभी आप मैथ्स से रिलेटेड कहीं पर अगर आपका कहीं इंटरव्यू वगैरह होता है, वाइवा वगैरह होता है, तो ये सब परिभाषाएं अधिकतर वहाँ पूछी जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं। और वो बेसिक सी चीज़ें क्या है कि आपने कहीं जब ध्यान नहीं दिया होता है तो आप उनको नहीं बता पाते। आपको वैसे सवालों की, फार्मूलों की, परिभाषाओं की जो क्या कहते हैं सवालों से संबंधित है उनकी जानकारी तो होती है, लेकिन आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती है। तो आप इसको एक बार ढंग से समझ लें, ताकि अगर आपको कहीं पर इनका सामना करना पड़े तो आप कम से कम इनको समझा सकें, बता सकें। ठीक है बच्चों। अब देखिए, कोण आपने बहुत सुना होगा कोण के बारे में, लेकिन कोण की परिभाषा क्या होती है नहीं मालूम होगी आपको। तो इसीलिए इस सब चीज़ों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। देखिए कोण क्या है, इसके लिए लिखा हुआ है कि जब कोई किरण OX देखिए बच्चों, एक चित्र बना हुआ है। जब कोई किरण ये OX अपने अंत बिंदु के परता घूमकर किसी नई स्थिति OA में आती है। OX जो है, ये जो OX है, ये घूमकर इसकी नई स्थिति क्या होगी बच्चों? OA में आती है। तो किरण का प्रारंभिक स्थिति OX, तो प्रारंभिक स्थिति पहले किरण क्या थी? OX थी। ये घूमकर नई स्थिति में क्या बन गई? OA बन गई। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति OX तथा नई स्थिति OA के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब ये जो रेखा है, जो प्रारंभिक किरण है और ये जो नई किरण है, इसके बीच में ये जो झुकाव बन रहा है बच्चों, इसको कोण कहते हैं। ठीक है। तथा इसे कोण XOA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। कोण को कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से इसको लिखते हैं, तथा इसे कोण XOA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में कोण की माप, यानी किसी कोण की माप कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, परिक्रामी रेखा द्वारा। अब परिक्रामी रेखा क्या होती है? कि जो ये किरण जो है जिसकी स्थिति बदल रही है, तो यही वो परिक्रामी रेखा हो गई। तो परिक्रामी रेखा द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घूमने में, यानी प्रारंभिक स्थिति बच्चों OX थी, इसकी अंतिम स्थिति OA है, तो
क्या लिखा हुआ है, फिर इसी परिक्रामी रेखा द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम अंतिम स्थिति तक घूमने में उत्पन्न कुल घुमाव को यानी जितना ये घूम जाता है उत्पन्न कुल घुमाव को कोण की माप कहते हैं। यानी जब इसको हम मापेंगे तो ये इसकी कोण की माप कहेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक कोण। कुछ कोण धनात्मक भी होते हैं और कुछ कोण ऋणात्मक मतलब जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो। ठीक है, तो यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स। कैसे, देखिए यहाँ पर पहले चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि जैसे कोई ये किरण OX है जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में है और अगर ये वामावर्त दिशा में ये घूम रही है, ये जो किरण है घूमकर इसकी नई स्थिति वामावर्त दिशा की ओर जा रही है। वामावर्त दिशा बच्चों होती है कि जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसके विपरीत दिशा को वामावर्त दिशा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही बता रहे हैं कि जब कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से वामावर्त दिशा में घूमकर नई स्थिति में आती है तो उस पर बने गए कोण को क्या कहते हैं, धनात्मक कोण कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है, जब परिक्रामी रेखा OX वामावर्त दिशा में घूमकर कोई कोण बनाती है तो उसे धनात्मक कोण कहा जाता है। ठीक है, और इसी का उल्टा वामावर्त में उल्टा उसकी दिशा होती है, क्या होती है बच्चों, दक्षिणावर्त। तो वही इसमें लिखना है कि जब कोई किरण यानी जब कोई परिक्रामी रेखा, ठीक है बच्चों, दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो देखिए नीचे लिखी हुई परिभाषा कि जबकि रेखा OX द्वारा दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर बनाए गए कोण को ऋणात्मक कोण कहा जाता है। ऋणात्मक कोण मतलब जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो, धनात्मक कोण मतलब जिसमें प्लस का चिन्ह लगा हो। प्लस का चिन्ह नहीं लगता है, केवल वो कोण लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोण की माप, कोण का मापन। तो कोण का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो कोण को मापने की कितनी विधियां हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी हम कितने विधियों द्वारा कोण को मापते हैं। तो देखिए बच्चों, कोण मापने की मुख्यतया दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। नंबर 1 सष्ठिक माप जिसको सेक्सजेसिमल मीजर कहते हैं, और नंबर दूसरा है वृत्तीय माप जिसको सर्कुलर मीजर कहते हैं। ठीक है, यानी सष्ठिक माप और वृत्तीय माप, दो पद्धतियाँ यहाँ पर बच्चों प्रचलित हैं। अब दो पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, उनको कैसे उनके मान निकाले जाते हैं उनसे, तो आप ज़रा इस पर फोकस करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सष्ठिक माप यानी सेक्सजेसिमल मीजर पर। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, इस पद्धति में किसी एक बिंदु पर बनने वाले महत्तम कोण को, ठीक है, इस पद्धति में किसी एक बिंदु पर बनने वाले महत्तम कोण को 360 भागों में विभाजित किया जाता है। महत्तम कोण बच्चों कितना होगा कि अगर एक बिंदु पर महत्तम कोण कितना बनेगा, एक बिंदु पर महत्तम कोण बच्चों उसी के चारों ओर कितना बन सकता है, 360 के बराबर ही बन सकता है। तो उसको अगर 360 भागों में विभाजित किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक भाग को एक, क्या लिखा हुआ बच्चों, एक अंश अथवा 1 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, एक अंश अथवा 1 डिग्री कहा जाता है, और इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए 1 लिख दिया, अगर एक अंश को हमें प्रदर्शित करना है तो 1 लिख दिया, उसके ऊपर छोटा सा गोला बना दिया। ठीक है, इसको 1 डिग्री कहिए चाहे 1 अंश कहिए। और एक बात और यहाँ ध्यान रखना है आपको कि 1 डिग्री में बच्चों या 1 अंश में 60 मिनट होते हैं। ये जो सिंगल डैश होता है ये मिनट को प्रदर्शित करता है, ये जो सिंगल डैश है ये मिनट को प्रदर्शित करता है, यानी 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसी के नीचे देखिए लिखा हुआ है 1 मिनट, ये सिंगल डैश है मतलब मिनट, 1 मिनट बराबर, ये डबल डैश है, डबल डैश को बोलते हैं सेकंड। तो यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आपको पता होगा। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको पढ़ना है और इतना ध्यान रखना है। अब कल की क्लास में आपको बताया जाएगा वृत्तीय माप यानी सर्कुलर मीजर के बारे में। ये आपके लिए अब कक्षा 11 में यानी इस क्लास में नई चीज़ है वृत्तीय माप, क्योंकि इसका प्रयोग ही अब आपको यहाँ से आगे की क्लासेस में करना है। तो इसके लिए अब कल से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद बच्चों।